जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपके साथ हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के मॉक टेस्ट के इंग्लिश के सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स। दोस्तों एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम। विलोम मतलब उल्टा, जैसे सैड का हैप्पी, फास्ट का स्लो एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है। दोस्तों पहला वर्ड है एक्सेनोरेट और ऑप्शन हमारे पास चार हैं। पहला है रिजेक्ट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है एडमिट और चौथा है एक्यूज। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक्सोनरेट की तो इसका मतलब होता है एक्सेम्प्ट या मुक्त करना। जबकि वहीं हम बात करें ऑप्शंस की तो पहला ऑप्शन है रिजेक्ट जिसका मतलब है अस्वीकार करना। दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट या एकॉर्ड। तीसरा ऑप्शन है एडमिट, एडमिट का मतलब है एक्सेप्ट। और चौथा ऑप्शन है एक्यूज़, एक्यूज़ यानी कंडेम या फिर एक्यूज़ का मतलब होता है कि किसी अपराध में किसी को पकड़ना। तो दोस्तों हम यहाँ साफ देख सकते हैं एक्सोनरेट का मतलब है मुक्त करना, तो वहीं एक्यूज़ का मतलब है किसी अपराध में उसको अपराधी को पकड़ना। इसलिए एक्सोनरेट का विलोम या एंटोनिम होगा कंडेम। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास वर्ड है एक्यूट और ऑप्शन है चार है, शार्प, बी क्रिटिकल, सी डल एंड डी सेंसिटिव। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो एक्यूट का मतलब होता है फास्ट या फिर हिंदी में बोले तो तीव्र या फिर क्विक। जबकि अगर ऑप्शंस देखें तो पहला है शार्प जिसका मतलब भी होता है तीव्र या फिर इंटेंस। और अगर ऑप्शन बी को देखें तो क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक और इंग्लिश में इसका सिनोनिम हम बोल सकते हैं फ्रेजाइल। वहीं अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी होता है ऑब्ट्यूस। डल का सिनोनिम होता है ऑब्ट्यूस जिसका मतलब है सुस्त या फिर ढीला। जबकि वहीं ऑप्शन डी है सेंसिटिव जिसका मतलब होता है संवेदनशील। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक्यूट का मतलब फास्ट है, जबकि वहीं सी डल का मतलब है सुस्त, ढीला या ऑब्ट्यूस, जिससे ये साफ है कि इसका एंटोनिम होगा डल। इसलिए सही ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड एंड द वर्ड इज बेसिस। तो दोस्तों ये एक एक्सेप्शन है जिसपे जो जनरल रूल है प्लूरल सिंगुलर के वो फॉलो नहीं करता है। बेसिस का प्लूरल होता है बेसिस। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसिस का प्लूरल होता है बेसिस। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, गो अप स्पेस स्टेयर्स and the options are A the, B an, C a and D none of these। दोस्तों मैं देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है गो अप स्पेस स्टेयर्स, स्टेयर्स प्लूरल है इसलिए ए एन तो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा, एक ही हमारे पास बचता है द। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ए द। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स स्लैश फ्रेजेस एंड द आइडियम इज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। दोस्तों अगर इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग का बात करें तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि एक मछली पकड़ना, जहां पानी में ट्रबल्ड वाटर में मछली पकड़ना। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो आता है टू इंडल्ज इन एविल कॉन्स्पिरेसीज, बी टू एग्रावेट द सिचुएशन, C to make a profit out of a disturbance and D to catch fish in disturbed waters। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पहला ऑप्शन है to indulge in evil conspiracies। conspiracies मतलब होता है षड्यंत्र, evil मतलब होता है बुरा, तो इसका मतलब हुआ कि बुरे षड्यंत्रों में शामिल होना। अगर हम वहीं ऑप्शन डी देखते हैं कि टू कैच फिश इन डिस्टर्ब वाटर, जो कि सेम यही है, इसका लिटरल मीनिंग है डी। लेकिन आइडियम्स में क्या होता है दोस्तों कि जो लिटरल मीनिंग है उसका वो ना होके उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। तो अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं तो बोलता है टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस,
मतलब अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो तो उससे प्रॉफिट लेना। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर कोई मछली पकड़ता है तो पहले पानी को पूरा हिला देता है, इससे क्या होता है कि मछलियाँ ऊपर आ जाती है और पकड़ लेता है। उसी तरह मान लीजिए कहीं पे डिस्टर्बेंस है तो उसका फ़ायदा उठा लेना, इसके लिए हम लोग आइडियम्स यूज़ करते हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो सही ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। द सेंटेंस इज शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, and options are A, she said to him that why he don't go today, B, she asked him if he was going that day, C, she asked him why he did not go today, and D, she asked him why he did not go that day। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है she said to him why don't you go today, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, तो अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो यहाँ पे सेट के जगह आस्क्ड हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, इसलिए पहले ही हट गया। अब हमारे पास बचे ऑप्शन 3, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शी आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज गोइंग दैट डे। इसका मतलब हुआ कि उसने उससे पूछा कि क्या वो आज जा रहा है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका मतलब होगा कि उसने उससे पूछा कि वो आज क्यों नहीं जा रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गड़बड़। अब आते हैं ऑप्शन सी, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो टुडे। तो दोस्तों अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं तो टुडे के जगह पे दैट डे हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारे पास बचा ऑप्शन डी, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी सही है। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, choose the synonyms of the word from the suggested alternatives, and the first word is admonish, and the options are A, threaten, B, praise, C, appeal, and D, support। दोस्तों अगर हम लोग admonish की बात करें तो इसका मतलब होता है चेतावनी देना, और अगर हम ऑप्शन की ओर चलें तो पहला ऑप्शन है थ्रेटन, जिसका मतलब है धमकाना या धमकी देना। वहीं ऑप्शन बी है प्रेज, प्रेज का मतलब होता है एडमिरेशन, अगर हिंदी में बोलें तो प्रशंसा। ऑप्शन सी है अपील, जिसका मतलब होता है विनती, और ऑप्शन डी है सपोर्ट, जिसका मतलब होता है मदद या फिर समर्थन करना। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एडमोनिश का मतलब है चेतावनी, जिससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता शब्द है धमकाना यानी कि थ्रेटन, तो यहाँ साफ है कि ऑप्शन होगा ए। दोस्तों अगर हम इंग्लिश के इन वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो शुरू में कुछ दिक्कत होता है, हिंदी मीडियम वालों को तो और ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों माना कि अंधेरा घना है, चलो माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना भी कहाँ मना है, चलो मिलकर हम दिया जलाते हैं, चारों ओर उजाला फैलाते हैं, चाहे मुश्किल आए हजारों राह में। दोस्तों चाहे मुश्किल आए हजारों राह में, सब मुश्किलों को पार करके अपना मंजिल पाते हैं। दोस्तों चाहे कितना भी टफ वोकैबुलरी हो, कितने भी टफ क्वेश्चंस हो, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस है, आप अगर शेड्यूल्ड प्रैक्टिस करते हैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपका जॉब मिलना पक्का है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड है कंडेंस, और इसका हमें सिनोनिम्स देखना है। ऑप्शंस आर लेंथेन, बी एक्सपैंड, सी डिस्ट्रीब्यूट, एंड डी इंटरप्रेट। दोस्तों कंडेंस का बात करें तो कंडेंस का मतलब होता है कंप्रेस या फिर छोटा करना, जबकि लेंथेन का मतलब लंबा करना, एक्सपैंड का मतलब फैलाना, और वहीं डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होगा बांटना, और इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, और अगर हिंदी में बात करें तो व्याख्या करना। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कंडेंस का मतलब है कंप्रेस, छोटा करना, जिससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट,
इसलिए 8 का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कंडेंस का सिनोनिम्स डिस्ट्रीब्यूट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड्स ऑफ लाइफ स्लैश थिंग्स विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो दोस्तों यहाँ हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देना है। क्वेश्चन बोलता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ विच मीन्स अ पर्सन who looks only the positive side of everything. So let us see the options. The option 1 is theist which means आस्तिक या फिर believer. Option B is pessimist जिसका मतलब होता है निराशावादी। ऑप्शन सी की बात करें तो है ऑप्टिमिस्ट जिसका मतलब है आशावादी। और तो दोस्तों हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि अगर वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड यानी जो पॉजिटिव साइड को देखता है जिसका मतलब क्या है वो आशावादी है। तो 9 का ऑप्शन क्या होगा सी। तो 9 का आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्ट। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट निकालना है और सेंटेंस है नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्वालिफाइड, बी डिसक्वालिफाइड, सी इनएलिजिबल एंड डी कैपेबल। दोस्तों अगर हम बात करें क्वालिफाइड का तो इसका मतलब होता है योग्य या फिर किसी काम को करने लायक। ऑप्शन बी है डिसक्वालिफाइड जिसका मतलब होता है अयोग्य घोषित कर देना। और सी है इनएलिजिबल जिसका मतलब है कि जो एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। जैसे दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं ग्रुप एक्स या फिर ग्रुप वाई को तो इसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। जैसे कि आप अनमैरिड होना चाहिए, आपका एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस एलिजिबिलिटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अब मान लीजिए आप मैरिड हैं या फिर आपका एज कम है या ज़्यादा है तो आप उस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन डी है कैपेबल जिसका मतलब होता है कॉम्पिटेंट या फिर सक्षम। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है नॉट टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट। अगर कोई पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हो गया डिसक्वालीफाई हो गया। तो इसीलिए 10 का ऑप्शन बी सही होगा डिसक्वालीफाइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। डायरेक्शंस आर चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें कि जो सही स्पेलिंग है उसे हमें चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन में हमसे पूछना चाह रहा है ह्यूमरस जिसका मतलब होता है मजाकिया। इसका स्पेलिंग होता है HUMOROUS जो कि है ऑप्शन सी। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं 12 कमीशन। कमीशन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में आयोग। कमीशन का स्पेलिंग होता है COMMISSION जो कि है ऑप्शन ए। तो चलिए इस 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज स्पेस द बेल रैंग। हमारे पास ऑप्शंस है दैट, देन, व्हेन एंड थ्रू। देखिए दोस्त क्या होता है, मान लीजिए आपके ग्रामर के रूल्स उस समय याद नहीं है, आप एग्जामिनेशन रूम में गए और आपको रूल्स याद नहीं है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस उन वर्ड्स को वहाँ डाल के देखना है। मान लीजिए हम लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन ए, हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज दैट द बेल रैंग। ये तो पढ़ने से ही लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। वहीं अगर हम लोग देखें ऑप्शन सी, हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज व्हेन द बेल रैंग, इसका मतलब क्या हुआ, मुश्किल से हम कॉलेज पहुँचे ही थे जब बेल बजा। इसलिए साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या सही होगा, व्हेन। सो 13 का आंसर होगा सी। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड द वर्ड इज ग्लूम। दोस्तों ग्लूम का मतलब होता है उदासी। उदासी एक फीलिंग है इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हमें इसका एडजेक्टिव बनाना है। दोस्तों अगर ग्लूम में हम वाई ऐड कर दे तो हो जाएगा ये ग्लूमी जिसका मतलब होता है उदास जो कि एक एडजेक्टिव है। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए है ग्लूमी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्लूम का एडजेक्टिव हुआ ग्लूमी।
नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब. द प्रिंसिपल स्पेस द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन. तो साफ पता चला है प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया प्यून को कि उस लड़की को अंदर आने दे. तो यहाँ क्या होगा, ऑर्डर से रिलेटेड हमारे पास दो ऑप्शंस है, ऑर्डर टू एंड ऑर्डर. तो टू तो यहाँ पहले से है इसलिए ऑर्डर टू तो हो नहीं सकता है. तो बचा क्या हमारे पास, डी. तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डी. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन. एंड नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन. सक्सेस कंसिस्ट्स स्पेस इंडस्ट्री. दोस्तों इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री नहीं है या कमर्शियल या कॉमर्स भी नहीं है. इंडस्ट्री का मतलब है हार्ड वर्क, मेहनत. तो हम सक्सेस कंसिस्ट स्पेस इंडस्ट्री, मेहनत करने से सक्सेस आती है. यहाँ क्या सही होगा, सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री मेहनत में ही सफलता छुपा हुआ है या कंसिस्ट करता है. तो ऑप्शन ए होगा इसका सही. क्वेश्चन नंबर 16 का सही होगा इन, सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री. और दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब. सीता स्पेस अ स्वीट सॉन्ग. दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास सिंग, सिंगिंग, सिंग्स एंड डी सैंग. दोस्तों सिंगिंग तो हो नहीं सकता है, सीता सिंगिंग और स्वीट सॉन्ग ग्रामेटिकली रॉन्ग है. सिंग्स भी नहीं हो सकता है. तो हमारे पास बचते हैं ऑप्शन दो, ए और डी. सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग एंड सीता सैंग अ स्वीट सॉन्ग. दोस्तों इसमें सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग. सीता ने एक मीठा गाना गाया, सुंदर गाना गाया. दोस्तों हमारे मॉक टेस्ट में इंग्लिश का सॉल्यूशन आज ख़त्म हुआ. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ही मॉक टेस्ट ग्रुप एक्स के लिए, ग्रुप वाई के लिए, उसके सॉल्यूशन और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. थैंक यू.